जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित प्रश्न को किए थे। उसी सीरीज को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित प्रश्न को करेंगे और इसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा बहुत कंसेप्ट को भी देखता चलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं और कॉन्सेप्ट को देखते चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? देखिए दोस्तों, ये प्रत्यावर्ती धारा मतलब क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट। चलिए दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में जान ही लेते हैं। एसी करंट और डीसी करंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा करंट दो प्रकार का होता है। एक होता है डीसी करंट और दूसरा होता है एसी करंट। एसी डीसी करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट। और एसी को बोलते हैं अल्टरनेट करंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्टरनेट करंट। इन दोनों को दोस्तों अंतर करके हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर डीसी करंट की बात करें तो इसका खोज करने वाला था, वो कौन था? एडिसन थे। कौन था? एडिसन। तो डीसी करंट का खोज जो किया था, एडिसन ने किया था। और अल्टरनेट करंट का जो खोज करने वाले थे वो टेस्ला थे। वो कौन थे दोस्तों? वो टेस्ला थे। अगर डीसी करंट की बात करें दोस्तों, इसका क्या होता है? एक फिक्स परिमाण होता है और दिशा या डायरेक्शन भी क्या होता है? फिक्स होता है। इसका क्या होता है? दिशा और डायरेक्शन, दिशा और परिमाण क्या होता है? दोनों ये फिक्स होता है। डीसी करंट का दिशा या परिमाण क्या होता है दोस्तों? दोनों समय के साथ फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन अल्टरनेट करंट की बात करें तो इसका दिशा और डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों? फिक्स नहीं होता है। क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। ये हमारा अल्टरनेट जैसे हो गया, करंट हो गया दोस्तों। अगर इस जगह पर बात करें, यहाँ पर जो करंट होगा, क्या होगा? करंट का परिमाण जो होगा या मैग्नीट्यूड जो होगा वो शून्य होगा। लेकिन जैसे ही करंट यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे जो होगा परिमाण सबसे अधिक होगा। जो परिमाण या मैग्नीट्यूड जो होगा वो सबसे अधिक होगा। यानी कि इस ऊपर और नीचे में जो परिमाण होगा वो क्या होगा? अधिकतम होगा। परिमाण क्या होगा? अधिकतम होगा। लेकिन यहाँ पे इस मीन पोजीशन की बात करें, यहाँ पे इस बिंदु पर यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य या तो जीरो होगा। यानी कि जो इसमें समय के साथ अगर देख रहे हैं दोस्तों, इसका डायरेक्शन अगर इधर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन इधर है, और इस इधर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन इधर है, और यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है। यानी कि समय के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और परिमाण भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट था, इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा था और परिमाण भी चेंज नहीं हो रहा था। दोनों क्या है? इसमें समय के साथ फिक्स है। अब अगली बात की बात करें दोस्तों, अगर डीसी करंट की बात करें तो इसको हम ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। ज्यादा दूरी तक अगर हम ले जाना चाहें तो ज्यादा दूरी तक ये नहीं ले जा सकते हैं। हम ज्यादा तक नहीं ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन जो अल्टरनेट करंट है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा दूर तक ले जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा दूर तक ले जा सकते हैं, दूर तक ले जा सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो एनर्जी का लॉस होता है इसमें, अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो लॉस होगा ना, एनर्जी का जो लॉस होगा इसमें अधिक होगा। अगर ज्यादा दूर तक लेके जाएंगे, इसमें एनर्जी का लॉस क्या होगा? अधिक होगा। डीसी करंट में क्या होगा? इसमें एनर्जी अगर ज्यादा दूर तक ले जाएंगे तो ज्यादा लॉस होगा। लेकिन एसी करंट में इसमें एनर्जी का लॉस ज्यादा नहीं होता है। एनर्जी का ज्यादा लॉस इसमें नहीं होता है। इसमें एनर्जी ज्यादा दूर तक ले जा सकते हैं, ज्यादा लॉस नहीं होता है। और दोस्तों, अगर डेंजर की बात करें, अगर किसी को करंट द्वारा अगर झटका लगता है तो डीसी करंट से दोस्तों ज्यादा झटका लग सकता है, वो ज्यादा घातक होता है। क्योंकि ये डायरेक्ट करंट, ये सीधा अटैक करता है। ये डायरेक्ट करंट होता है, सीधा अटैक करता है, तो ये घातक ज्यादा होता है। यानी कि जो अगर किसी को करंट मारेगा डीसी करंट तो ये ज्यादा घातक होता है। और ये जो होता है कम घातक होता है। एसी करंट क्या होता है? कम घातक होता है, कम घातक होता है। क्योंकि ये करंट दोस्तों छोड़, करंट ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा कभी कम, इसलिए कम घातक होता है। और दोस्तों, अगर हम ये डीसी करंट की बात करें
तो डीसी करंट को क्या कर सकते हैं हम, स्टोर कर सकते हैं बैटरी में। क्या कर सकते हैं, इसको हम स्टोर कर सकते हैं बैटरी में, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इस एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, इस एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते इसमें, इसको दोस्तों एसी में, एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर जो हमारा, अगर डीसी की बात करें, डीसी में अगर हमको वोल्टेज को अगर दोस्तों बढ़ाना हो और घटाना हो, तो इसमें हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं। अगर वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना हो तो इसमें हम एम्पलीफायर का यूज करते हैं, एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एसी का वोल्टेज को बढ़ाना हो या घटाना हो, एसी वोल्टेज को अगर बढ़ाना हो या घटाना हो, तो इसमें हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर या तो स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, एसी से डीसी में चेंज करना हो, एसी करंट को अगर डीसी में चेंज करना हो, तो हम इसमें रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं। और अगर डीसी से एसी में चेंज करना हो, तो इसके लिए हमें दोस्तों इन्वर्टर की जरूरत पड़ता है। इसमें क्या होता है, हमें इन्वर्टर की जरूरत पड़ता है, इसमें इन्वर्टर की जरूरत पड़ता है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम, जैसे कि ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, एक इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर में दोस्तों दो सिस्टम होता है। जैसे कि ये हमारा एसी करंट आ रहा है, इधर एसी करंट आ रहा है, तो एसी करंट को चेंज हमको बैटरी अगर में स्टोर करना है, तो उसको एसी को डीसी में कौन चेंज करता है, रेक्टिफायर। तो यहाँ पे दोस्तों पहले हमारा रेक्टिफायर लगा होगा। क्या होगा, रेक्टिफायर लगा होगा। और इस रेक्टिफायर से इस एसी करंट को क्या होगा, डीसी में चेंज कर देगा। पहले क्या करेगा, ये डीसी में चेंज हो चुका है। लेकिन जो घर में हम यहाँ से अगर इस्तेमाल करते हैं, तो घर में जैसे कि हम फैन या पंखा वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, या एसी वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, एसी मतलब यहाँ एयर कंडीशन की बात है दोस्तों, फ्रिज वगैरह, फ्रिज एसी जो होता है ये, तो इन सब उपकरणों को जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हमें एसी करंट की जरूरत पड़ता है। क्या होता है, इसके लिए एसी करंट की जरूरत पड़ता है। लेकिन जो जब लाइट कट जाता है, तो हमारा इन्वर्टर के थ्रू से जो बैटरी में स्टोर होता है, वो हमारा डीसी करंट होता है। लेकिन जो हमें इस इस्तेमाल करना है फैन एसी फ्रिज को, इसके लिए एसी करंट चाहिए। तो इस डीसी को फिर से इन्वर्टर की मदद से, इन्वर्टर की मदद से दोस्तों डीसी को एसी में फिर से चेंज किया जाता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन्वर्टर में दोनों सिस्टम लगा होता है, रेक्टिफायर भी होता है और इन्वर्टर भी होता है। तो पहले एसी से डीसी में चेंज करेगा, फिर डीसी से एसी में चेंज करेगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। धारा की दिशा स्थिर रहती है। प्रत्यावर्ती मतलब दोस्तों ये एसी करंट की बात कर रहा है, तो धारा की दिशा स्थिर रहती है, बिल्कुल नहीं। धारा की दिशा तो इसका स्थिर नहीं, तो बदलता रहता है समय के अनुसार, परिमाण भी दोनों बदलता रहता है। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। धारा की दिशा परिवर्तित होती है, बिल्कुल परिवर्तित होती है, किंतु परिमाण स्थिर रहती है, बिल्कुल गलत दोस्तों। परिमाण अस्थिर नहीं रहता है, धारा और दिशा हमारा दोनों समय के साथ बदलता रहता है। धारा की दिशा तथा धारा का परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, बिल्कुल गलत दोस्तों, परिवर्तित होता है। अगर इसमें डीसी करंट की बात करें, तो डीसी करंट के लिए ये ऑप्शन हमारा सही है। लेकिन एसी करंट के लिए हमारा दिशा और परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा डी नंबर का हो जाएगा, जो कि सही होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3 माइक्रोवोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे माइक्रो दिया गया है। माइक्रो मतलब दोस्तों कम मात्रा में, माइक्रो मतलब छोटा मात्रा में, कम मात्रा में करंट या वोल्टेज का सप्लाई हो रहा है। और एक होता है दोस्तों मैक्रो, मैक्रो मतलब होता है बड़ा या अधिक मात्रा में, बड़ा या अधिक मात्रा में। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया, वोल्टेज और करंट दिया गया है। तो हमें क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं, V = IR। तो वोल्टेज बराबर हमें कितना दिया गया है, 3 वोल्ट। और करंट जो दिया गया है हमें कितना दिया गया, 15 माइक्रो एम्पियर। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 3/15, यानी कि ये 15 से नहीं कटने का, ये 2 बार में कट जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, एक पॉइंट के बदले 0, यानी कि 15 दूना 30, यानी कि 0.2 माइक्रो एम्पियर माइक्रो ओम दोस्तों इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2 माइक्रो ओम, यानी कि इसका उत्तर बी नंबर का होगा। 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वॉट है,
पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें वोल्ट जो दिया गया है वो 20 वोल्ट का दिया गया वोल्टेज, और जो पावर दिया गया है वो 10 वॉट का दिया गया है। लेकिन हमारा जो पूछा गया है यहाँ पे धारा पूछा गया, यानी कि आई पूछा गया है, और पावर से संबंधित जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, वी आई, यानी कि पावर बराबर अगर 10 है और वोल्टेज हमारा यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे आई हम आराम से या आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई बराबर हमारा कितना होगा, 10/20, यानी कि यहाँ से 1 0 से 1 0, यानी कि इसको 0 पॉइंट, यानी कि 2 5 10, यानी कि जो करंट हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट क्या हो गया 5 एम्पियर होगा, यानी कि इसका उत्तर हमारा ए नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक दिया गया है सर्किट, जिसमें से दोस्तों 50 वोल्ट का क्या है, एक बैटरी है, और उसमें करंट जो प्रवाहित हो रहा है वो 5 एम्पियर का प्रवाहित हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें दोस्तों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे जैसे कि बल्ब हो गया, तब दोस्तों यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस प्रवाहित हो रहा है। अगर इसी सर्किट को दोस्तों, इसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस हमारा है वो सेम है, यानी कि जो बल्ब जल रहा था वो सेम बल्ब जल रहा है, लेकिन इसका वोल्टेज पहले कितना था, 50 था। अब इसी वोल्टेज को बढ़ा करके 110 वोल्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 110 वोल्ट कर दिया गया। तब जाके इसमें जो हमारा धारा का प्रवाहित होगा या करंट का प्रवाहित होगा वो कितना होगा, यानी कि कितना होगा। इसका मतलब दोस्तों, ये वोल्टेज को सिर्फ बढ़ाया गया, बाकी जो सर्किट था और जो रेजिस्टेंस था दोनों का दोनों हमारा क्या है, सेम है। यानी कि दोस्तों दोनों में जो रेजिस्टेंस हमारा है, दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि I1, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसको I1 वो 5 एम्पियर मान लेते हैं, और इसमें जो वोल्टेज है उसको V1 मान लेते हैं, जो कितना है हमारा 50 वोल्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस R है, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, तो R1 और R2 बराबर हम कर सकते हैं, बराबर R लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस क्या हमारा सेम है। अब दोस्तों इस सर्किट की बात करें तो I1 I2 यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, इसको निकालना पड़ेगा। और ये V2 बराबर कितना दिया गया है, 110 वोल्ट, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। जब दोनों के लिए रेजिस्टेंस सेम होता है तो ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, V इक्वल टू IR। तो R बराबर रेजिस्टेंस हमारा दोनों सेम है, तो R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I। यानी कि दोस्तों अगर हम इसको इक्वल करें तो V1 अपॉन I1 बराबर V2 अपॉन I2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको V1 बराबर कितना है हमारा, V1 बराबर हमें यहाँ कितना दिया गया दोस्तों, V1 बराबर हमें यहाँ कितना दिया गया 50, और I1 बराबर कितना दिया गया है 5, बराबर V2 बराबर 110 वोल्ट। यहाँ पे हमें I2 निकालना है। अगर दोस्तों इसको काटें, 5 1 5 यानी कि 10 हो गया। अब I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 110 अपॉन 10, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो जो करंट सप्लाई होगा हमारा कितना होगा 11 एम्पियर का। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 11 एम्पियर, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। एक इलेक्ट्रॉनिक केतली को 240 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह 1.5 किलोवाट की खपत करती है। इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फ्यूज लगाया गया है, और फ्यूज यहाँ पे जो फ्यूज का तार है दोस्तों, उसका करंट कितना सप्लाई करेंगे जो कि फ्यूज हमारा सही सलामत रहे, क्या रहे, सही सलामत रहे। यहाँ पे जैसे कि एक एसी चल रहा है, यहाँ पे एक पंखा चल रहा है, तो अगर यहाँ से अगर ओवरलोड हो जाएगा तो ये फ्यूज हमारा क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, यानी कि हीट हो जाएगा, तो फ्यूज हमारा क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। तो इसमें कितना धारा प्रवाहित करें जो कि हमारा ये फ्यूज मेल्ट ना हो और सुरक्षित रहे, और ये वोल्टेज अधिक ना हो। तो दोस्तों यहाँ यानी कि फ्यूज का जो करंट कितना सप्लाई करना है ये में पूछा गया। तो जो पावर दिया गया है कितना दिया गया 1.5 किलोवाट, तो इसको किलोवाट से हम सिर्फ वाट में चेंज करेंगे, 1.5 और किलो मतलब क्या 1000 वाट, यानी कि P इक्वल टू फिर पावर बराबर हमारा कितना होगा 1500, यानी कि 1500 वाट क्या हो गया हमारा पावर। और जो वोल्टेज दिया गया है कितना दिया गया है 240 वोल्ट। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फ्यूज का करंट, यानी कि I बराबर निकालना है। तो P बराबर हमारा क्या होता है VI। तो पावर बराबर अगर हम बात करें तो कितना दिया गया है 1500 वोल्ट, और जो वोल्टेज हमारा है कितना दिया गया 240, और जो यहाँ पे हमें क्या निकालना है करंट, यानी कि I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1500, और ये 240 क्या है गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो भागा, यानी कि 1 0 से 1 0 कितना बार में कट जाएगा, फिर 3 8 24 3 5 15, यानी कि 1 0, 8 से काटेंगे कितना 8 6 48,
8 6 48, कितना बचा 2, यानी कि 8 दूना 16, यानी कि 4 8 5 40, यानी कि जो करंट सप्लाई होगा फ्यूज के थ्रू से वो 6.25 एम्पियर का करंट सप्लाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? देखिए दोस्तों, एसी और डीसी की बात करें, एसी का अगर हम फुल फॉर्म लिखें क्या होता है? अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट। और डीसी की फुल फॉर्म लिखें तो क्या होता है इसमें? डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट। यानी कि यहाँ पे हमारा दोस्तों दोनों में क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। तो एसी और डीसी किसके रूप में यूज होता है? तो हमारा वो करंट के रूप में यूज होता है, या तो धारा के रूप में यूज होता है, यानी कि धारा के प्रवाह के रूप में यूज होता है। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को डैश कहते हैं। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा से संबंधित जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध देखिए जूल्स का नियम हमारा क्या कहता है? जो हीट जो होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जो आई स्क्वायर आर टी क्या होता है? हमारा एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन को दोस्तों उष्मा से संबंधित दर्शाया जाता है, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, या उष्मा से संबंधित प्रवाह। तो इसको दोस्तों जूल्स का लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? जूल का लॉ बोला जाता है, या जूल का नियम बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा H जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा तो हीट भी क्या होगा? तो हीट भी हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा डायरेक्ट दोस्तों जूल का नियम कहलाता है। केपलर लॉ हम किसको कहते हैं दोस्तों? केपलर लॉ हमारा दोस्तों जो ये हमारा सन है, और सन के चारों ओर जो ग्रह घूमता है, इसको बताने वाला जो थे वो केपलर साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? ये पिछले दोस्तों सेम क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि दोनों में रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हमारा दोनों का R1 R2 बराबर दोनों का क्या होगा? सेम होगा। और दोनों का रेजिस्टेंस जब सेम होगा तो हम इसको क्या बोलते हैं? V1 I1 बराबर V2 I2। V2 I2, यहाँ पे हमें फिर से क्या निकालना है? I2 निकालना है, यानी कि V1 बराबर हमारा कितना चाहिए? 60 वोल्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 60 वोल्ट लिखेंगे, और करंट हमारा कितना दिया है? 4 एम्पियर। और वोल्टेज फिर से हमारा कितना दिया है? दूसरा V2 165 वोल्ट। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है? I2, यानी कि 4 से काटेंगे कितना बना? 15, यानी कि 15 1 का 15, 15 1 का 15, यानी कि I2 बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 11 एम्पियर। तो जो यहाँ पे जो करंट हो जाएगा कितना हो जाएगा? 11 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वॉट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया गया है जो पावर बराबर कितना दिया गया है? 1100 वॉट दिया गया है। और जो वोल्टेज दिया गया कितना दिया गया है? 220 वोल्ट दिया गया है। और यहाँ से हमें क्या बोला गया? धारा निकालने के लिए बोला गया। तो धारा से संबंधित हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है? P इक्वल टू VI। तो पावर हमारा कितना हो गया? 1100। और वोल्टेज हमारा कितना दिया गया? 220 वोल्ट। और करंट हमें यहाँ पे निकालना है, तो I इक्वल टू हम क्या करेंगे? 1100 अपन 220, तो 10 से 10। अब दोस्तों इसको काटेंगे कितना बार में? 11 1 11, यानी कि ऊपर 10 बच जाएगा, 11 दूना 22, यानी कि 10 अपन 2, यानी कि 2 5 10, यानी कि 5 एम्पियर करंट इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन है। अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगा? फिर से यहाँ पे दोस्तों हमें धारा आने की करंट के बारे में पूछा गया है। V इक्वल टू क्या था दोस्तों हमारा? IR। वोल्टेज हमारा कितना दिया गया? 220 वोल्ट। और करंट जो हमें क्या करना है? निकालना है। और रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 1200 वोल्ट। यहाँ से करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 220 अपन 1200, यानी कि 10 से 10 कितना बार में कटेगा? 2 छक 12, यानी 60, यानी 2 11 11, यानी कि 11 अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 10, 60 को लिख सकते हैं। फिर कितना हो जाएगा? 6 1 6, कितना बच गया दोस्तों? 5, यानी कि 6 5, यानी कि 48, 6 8 48, 2 बच गया, 6 3 18, यानी कि कितना हो गया? 6 1 6, यानी कि इतना 1.88। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है? 1 0 नीचे है, 1 0, यानी कि 1 अंक के बाद और दशमलव, यानी कि दशमलव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये दशमलव कहाँ जाएगा? यहाँ पे, यानी कि 0.183। तो करंट जो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? इसमें 0.183
0.183, तो 0.83 इसमें नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 ही अंक का ले लेंगे हम, 0.18, यानी कि बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। देखिए दोस्तों, V इक्वल टू हमारा क्या होता है, IR, और वोल्टेज हमें कितना दिया गया है 140, और हमें यहाँ पे करंट निकालना है, तो करंट रेजिस्टेंस कितना है 10, यानी कि जो करंट हो जाएगा हमारा 140 अपॉन 10, यानी कि 0 से 0, तो करंट हमारा जो हो जाएगा 14 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इसका हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश N है, तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, Q से संबंधित या चार्ज से संबंधित कितने फॉर्मूले थे, Q इक्वल टू क्या था, एक N था, N हमारा क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N हमारा क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, और दोस्तों इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.9 इंटू 10⁻⁹ कूलम ये चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो ये ई हमारा चार्ज को दर्शाता है। और दोस्तों एक फॉर्मूला हमारा क्या था, Q इक्वल टू आई टी, आई हमारा क्या दर्शाता है करंट को, और टी हमारा क्या दर्शाता है टाइम को। तो दोस्तों अगर Q या ये Q और ये Q दोनों हमारा क्या है बराबर है, जब Q बराबर है, यानी कि Q और Q हमारा जब दोनों बराबर है, यानी कि Q बराबर NE और Q बराबर क्या होता है हमारा IT, तो Q बराबर IT है, तो हमें क्या पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और N हमारा क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, तो यहाँ पे हमें N को इधर रखने देंगे और बराबर इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे E को बराबर के उस पर ले जाएंगे IT अपॉन E, तो ये जो हमारा दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये जो दोस्तों हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा IT अपॉन E, टी हमारा क्या दर्शाता है टाइम को और आई करंट को, तो इसका उत्तर हमारा दोस्तों सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब बिजली की एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पे गतिज अंतर दिया गया है, गतिज अंतर कुछ भी नहीं होता दोस्तों, सिर्फ इसको वोल्टेज हम काउंट करते हैं। तो ये हमारा हमने क्या देखा था पिछले क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन के पहले देखा था क्या हमने, कि पहले एक 60 वोल्ट का था, इस वोल्टेज को जब बढ़ा दिया जाएगा 157.5 वोल्ट कर दिया जाएगा, इसमें जब करंट कितना फ्लो कर रहा था 4 एम्पियर, तब करंट बढ़ करके कितना हो जाएगा, तब करंट बढ़ करके कितना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों रेजिस्टेंस हमारा दोनों के केस में क्या रहेगा बराबर रहेगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा दोनों के केस में बराबर रहेगा। जब रेजिस्टेंस बराबर होगा तो हमने क्या देखा था V1 अपॉन I1 बराबर V2 अपॉन I2 ओम्स लॉ के अनुसार। तो V1 हमारा क्या है 60 और I1 कितना है 4 एम्पियर, और V2 हमारा कितना दिया गया है, V2 हमारा कितना दिया गया 157.5 वोल्ट अपॉन करंट हमें यहाँ पे निकालना है, 4 से काटेंगे कितना बार 15 बार में, तो ये 15 एक 15 यानी कि कितना हो जाएगा फिर जीरो, यानी कि 15 75, यानी कि जो करंट हो जाएगा I2 बराबर 10.5 एम्पियर, यानी कि इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा डैश होगी। देखिए दोस्तों, हम पहले सर्किट से समझते हैं, ये हमारा क्या हो गया सर्किट हो गया, जिसमें से 2 रेजिस्टेंस को लगाया गया है। क्या किया गया दोस्तों 2 रेजिस्टेंस को लगाया गया है, और बैटरी हमारा 6 वोल्ट का लगाया गया है। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस 10 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस 20 ओम का, लेकिन इसको जो लगाया गया है दोस्तों श्रृंखला यानी कि श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में लगाया गया है। जब सीरीज में लगाया जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा R1 प्लस R2 होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया, यानी कि 10 और 10 इधर और 20 इधर, यानी कि 30, टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया 20 हो गया। लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं, जब भी सीरीज में जोड़ा जाता है तो करंट जो हमारा सप्लाई होता है पूरे सर्किट में क्या होता है कांस्टेंट होता है, करंट क्या होता है कांस्टेंट होता है, यानी कि यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, यानी कि पूरा सर्किट में जो करंट सप्लाई होगा वो बराबर होगा, पूरा सर्किट में करंट सप्लाई होगा वो क्या होगा बराबर होगा। तो हम क्या जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज हमारा कितना दिया गया है 6 वोल्ट,
और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, करंट निकालना है। और रेजिस्टेंस हम कितना निकाल के रखे हैं, 30 ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा 30 हो जाएगा। तो करंट जो सप्लाई होगा कितना होगा, 6/30, यानी कि इसको काटेंगे 30 दूना 60, यानी कि 0.2 एम्पियर। तो करंट जो हमारा हो जाएगा 0.2 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा है कि हीट जो होता है I² RT के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था दोस्तों कि हीट जो होता है रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हीट बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी हमारा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो हीट भी हमारा कम होगा। तो इस लॉ को दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, या तो दोस्तों इसको जूल का नियम बोला जाता है, जूल का नियम बोला जाता है। तो इसका उत्तर हमारा दोस्तों डी नंबर का होगा। ओम्स लॉ दोस्तों V = IR होता है। और न्यूटन का नियम तो हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं, न्यूटन का फर्स्ट नियम और सेकंड और थर्ड। और फ्राइडे लॉ दोस्तों ये जनरेटर से संबंधित, जनरेटर का खोज करने वाले दोस्तों फ्राइडे थे। इसको दोस्तों आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे एक तार है तो इस तार में जो करंट सप्लाई हो रहा है दोस्तों वो मान लेते हैं I हो रहा है। अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया को दोस्तों आधा कर दिया जाए, क्या बोला गया है, व्यास को, यानी कि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया के व्यास को, डायमीटर है इतना, ये इसको डायमीटर बोलते हैं, इस डायमीटर को दोस्तों आधा कर दिया जाए, यानी कि इस डायमीटर को आधा कर दिया जाए तो ये हमारा क्या हो गया, तो इसमें जो करंट सप्लाई होगा वो कितना करंट सप्लाई होगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, और रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, एरिया होता है। यानी कि दोस्तों अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और अगर एरिया को हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों एरिया से हम क्या जानते हैं, एरिया का जो फॉर्मूला होता है, ये सर्कुलर में हमारा, तो सर्कुलर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हमारा क्या दोस्तों, सर्कुलर है तो एरिया हमारा क्या था, πr²। क्या होता है दोस्तों, πr²। अगर दोस्तों यहाँ पे रेडियस है लेकिन यहाँ पे डायमीटर बोला गया, लेकिन डायमीटर को आधा करें या रेडियस को आधा करें, यानी कि अगर हम रेडियस को आधा कर देते हैं तो रेडियस पहले दोस्तों हमारा यहाँ पे मान लेते हैं, इसका रेडियस पहले कितना था या डायमीटर कितना था, 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। लेकिन इस रेडियस को अब क्या किया गया, आधा कर दिया गया, रेडियस को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। जब रेडियस को आधा कर देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पाई 1/4, और यहाँ पे आर होगा, आधा किया आर, यानी कि R²। तो ये जो दोस्तों 1/4 हमारा आ गया, क्या हो गया, 1/4 आ गया। यानी कि दोस्तों जो एरिया हमारा से संबंधित किससे है, रेडियस से, और रेडियस हमारा एरिया किससे संबंधित है, रेडियस से। यानी कि दोस्तों अगर इस एरिया को हम क्या करें, एरिया को अगर हम यहाँ पे रेडियस को आधा करते हैं तो जो रेजिस्टेंस हमारा होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस जो होगा हमारा 4 गुना हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। रेजिस्टेंस हमारा जो दोस्तों होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, करंट होता है। क्या होता है, करंट होता है। अगर हम रेडियस अगर हमारा 4 गुना हो गया तो जो करंट हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, /4, यानी कि करंट जो होगा दोस्तों हमारा 1/4 हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, 1/4, क्योंकि देखिए रेडियस हमारा 1/4 से बढ़ रहा है, अगर रेडियस बढ़ेगा तो करंट हमारा क्या होगा, घटेगा। तो करंट हमारा जितना से रेडियस बढ़ेगा उतना ही करंट हमारा घट जाएगा। तो रेजिस्टेंस अगर 4 गुना हो गया तो जो हमारा करंट भी हो, मतलब करंट जो हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हमारा दोस्तों ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा करंट की माप किसके द्वारा की जाती है। देखिए दोस्तों, करंट जो एसी करंट को मापा जाता है उसको सीरीज में जोड़ा जाता है, उसको सीरीज में जोड़ के मापा जाता है, और दोस्तों उसे हम एमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एमीटर। तो जो एसी करंट को मापा जाता है उसे हम एमीटर कहते हैं। तो मूविंग आयरन, अस्थायी चुंबक प्रकार का एमीटर, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मापी, प्रेरणा एमीटर, यानी कि यहाँ पे जो उत्तर होगा हमारा दोस्तों डी नंबर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर का। और दोस्तों वोल्ट मापी, दोस्तों वोल्ट मापी जो हमारा होता है वो वोल्टेज को मापता है। क्या करता है, वोल्टेज को मापता है, उसको दोस्तों इस तरह से दर्शाया जाता है। तो इसका उत्तर डी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा
प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। देखिए दोस्तों, हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुका है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया, हाँ यहाँ पे एक हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर है, और यहाँ पे जो करंट सप्लाई हो रहा है वो 4 एम्पियर का, लेकिन इसका वोल्टेज कब कितना है 60 वोल्ट। जब दोस्तों, लेकिन इसका रेजिस्टेंस हमारा सेम होगा, जब इसका वोल्टेज को बढ़ा करके, बैटरी का वोल्टेज को बढ़ा करके 172.5 वोल्ट कर दिया गया, तब इसमें करंट क्या सप्लाई होगा। लेकिन दोस्तों जो इलेक्ट्रिक हीटर है हमारा ये सेम है, और ये सर्किट भी क्या है सेम है, तो यहाँ पे जो करंट सप्लाई होगा वो हमारा करंट कितना सप्लाई होगा, करंट कितना सप्लाई होगा। यानी कि दोस्तों रेजिस्टेंस हमारा दोनों में क्या है सेम है, तो रेजिस्टेंस जब सेम है तो V इक्वल टू आई आर के अनुसार आर बराबर हमारा क्या होता है V अपॉन आई, तो यानी कि हम क्या बोलेंगे V1 अपॉन I1 बराबर V2 अपॉन I2। तो V1 बराबर अगर बात करें हमारा कितना है 60 वोल्ट दिया गया है, और जो करंट दिया गया है वो 4 एम्पियर, और V2 बराबर 172.5 वोल्ट दिया गया है, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे I2 निकालेंगे। तो यहाँ से दोस्तों 4 से काटेंगे, ये 15 बार में कटेगा, 15 से इसको काटेंगे तो 15 का 15, फिर 15 का 15, और कितना हो जाएगा, यानी कि 15 यानी कि 7, कितना 15 और 5 यानी कि 7, 7 यानी कि 15 25 75, यानी कि जो I2 हो जाएगा वो 11.5 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हमारा सी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे करंट निकालना है, और V इक्वल टू क्या होता है हमारा IR, और वोल्टेज कितना दिया गया है 220 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस हमें निकाल दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे निकालना क्या है करंट को, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, यहाँ पे करंट निकालेंगे तो किससे निकालेंगे हम 220 वोल्ट अपॉन 100, ये गुना में बराबर कुछ पर भागा 1 0 से 1 0, और एक नीचे 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि करंट जो हो जाएगा 2.2 एम्पियर हो जाएगा, 2.2 एम्पियर, यानी कि बी नंबर का हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युतीय विघ्नल निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। देखिए दोस्तों, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है हमारा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या तो दोस्तों जिसको हम जूल्स लॉ कहते हैं, जूल्स लॉ कहते हैं, वो हमारा दोस्तों धारा की किस पर डिपेंड करता है, उसमें प्रभाव पर। तो विद्युतीय विघ्नल जो हमारा होता है धारा की विद्युतीय प्रभाव पर निर्भर करता है, यानी कि इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत में 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के माध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 127.5 वोल्ट हो जाता है तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी। देखिए दोस्तों, हमने इस टाइप का क्वेश्चन कर चुका है पहले, यानी कि V इक्वल टू क्या होता है IR, और इस तरह का क्वेश्चन में क्या देखा था दोस्तों, पहले वोल्टेज कितना था 60 था, और 60 से बढ़ा करके वोल्टेज को 127.5 वोल्ट कर दिया गया। तो दोस्तों करंट हमारा पहले 4 एम्पियर था, तो दोस्तों पहले करंट हमारा 4 एम्पियर था, अब करंट हमारा कितना हो जाएगा, जब वोल्टेज को बढ़ा दिया गया तो अब हमारा करंट कितना हो जाएगा। लेकिन दोस्तों रेजिस्टेंस हमारा दोनों के केस में क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका हम क्या देखा था पिछले क्वेश्चन में दोस्तों, V1 अपॉन I1 बराबर V1 अपॉन I1 बराबर V2 अपॉन I2। तो V1 बराबर हमारा कितना है 60, और I1 बराबर हमारा कितना है 100, I1 बराबर 4, और V2 बराबर कितना हो गया 127.5 अपॉन I2। अब यहाँ से काटेंगे 4 से कितना बार में दोस्तों 15 बार में, फिर कितना बार में कटेगा 15 ठीक 20 से 15 ठीक कितना हो जाएगा 20 आने कितना बच गया 7, आने की 15 5 75। तो जो I2 हो जाएगा हमारा 8.5 एम्पियर का करंट सप्लाई करेगा, यानी कि इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत परिपथ में ऐसे 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। फिर से यहाँ पे हमें क्या दोस्तों विद्युत धारा यानी कि करंट आई निकालने के लिए बोला गया है। तो ये हमें टाइम हमारा कितना दिया गया है
10 सेकेंड, टाइम कितना दिया गया 10 सेकेंड, ओ सॉरी, टाइम हमारा कितना दिया गया 10 मिनट। अब इस मिनट को क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि 60 से गुना, तो टाइम हमारा हो जाएगा 600 सेकंड। कितना हो जाएगा 600 सेकंड। और जो हमारा चार्ज यानी कि क्यू बराबर दिया गया है वो 300 कूलम दिया गया है। तो क्यू बराबर हमारा क्या होता है आई टी, हमें क्या निकालना है आई, तो क्यू बराबर हमारा कितना है यहाँ पे 300, और करंट हमें निकालना है, और टाइम कितना हो गया 600 सेकंड। तो आई बराबर हम क्या करेंगे 300, और ये 600 क्या है गुना में है, बराबर कुछ पड़ जाएगा तो भागा हो जाएगा, यानी कि ये 2 जीरो से 2 जीरो, अब 6 से काटेंगे 6 × 5 = 30, यानी कि 0.5। तो जो करंट हो जाएगा यहाँ पे हमारा 0.5 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि विद्युत प्रभार Q और समय t दिया गया हो तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है। देखिए दोस्तों, Q बराबर हम क्या देख चुके हैं आई टी, Q बराबर क्या होता है हमारा आई टी। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया आई, यानी कि यहाँ पे आई है, Q भी आई, टी भी है। तो यहाँ पे दोस्तों आई बराबर अगर हम निकालें तो Q अपॉन क्या होगा, ये गुना में है, बराबर कुछ पर जाएगा तो भागा में, आई बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन टी, क्या हो जाएगा Q अपॉन टी, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा दोस्तों ए नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत धारा का सूत्र आई बराबर डैश बट्टा समय है। तो इसका यहाँ पे डैश की जगह पर दोस्तों हम क्या रखेंगे, तो हम क्या जानते हैं क्यू बराबर हमारा क्या होता है आई टी। तो यहाँ पे हमें दोस्तों आई दिया गया है और यहाँ पे समय है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आई बराबर हम बात करें तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन टी, यानी कि क्यू बट्टा टी है। तो यहाँ दोस्तों बट्टा में टी की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा क्यू, यानी कि इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा आवेश, यानी कि चार्ज, ए नंबर का ऑप्शन है। अगर दोस्तों अगर यहाँ पर, लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है वी आई, अगर वी आई गुना में होता तो ये हमारा पी फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत धारा डैश का प्रवाह है, विद्युत धारा डैश का प्रवाह है। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा क्या है, जब इलेक्ट्रॉन हमारा, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट में होता है, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो वो हमारा चार्ज कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है चार्ज कहलाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, उसी इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाया जाता है या गति करवाया जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को ही हम करंट बोलते हैं या तो विद्युत का धारा बोलते हैं। तो विद्युत धारा डैश का प्रवाह है। तो विद्युत धारा किसका प्रवाह है हमारा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है या चार्ज का प्रवाह है, यानी कि विद्युत आवेशों का प्रवाह है। तो इसका उत्तर बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित करंट का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइम कितना दिया गया हमारा 1 सेकंड दिया गया है, और जो चार्ज दिया गया यानी कि क्यू बराबर दिया गया है 20 कूलम दिया गया है। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या जानते हैं आई टी। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे आई निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन टी। तो क्यू बराबर हमारा कितना है 20, और टाइम कितना है 1 सेकंड, यानी कि 20 को 1 से भाग देंगे कितना आएगा 20, यानी कि जो करंट सप्लाई होगा 20 एम्पियर का होगा, यानी कि बी नंबर का हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत चालकता या ओम का नियम, विद्युत चालकता किसे कहते हैं दोस्तों। अगर हम विद्युत चालकता की बात करें या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस का। क्या होता है रेजिस्टेंस का, यानी कि दोस्तों कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा घटेगा, और अगर हम रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा बढ़ेगा। जैसे एक बात करें दोस्तों, अगर हम चांदी की बात करें तो सिल्वर में हमारा दोस्तों कंडक्टिविटी जो होता है वो अधिक होता है। जब कंडक्टिविटी अधिक होता है तो रेजिस्टेंस वहां उसमें क्या होता है बिल्कुल ही कम होता है। क्या होता है बिल्कुल ही कम होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम सूखे लकड़ी की बात करें, सूखे लकड़ी या वुड की या तो प्लास्टिक की बात करें तो उसमें दोस्तों रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि उसमें करंट फ्लो ही नहीं करता है, करंट या कंडक्टिविटी बिल्कुल शून्य या तो नहीं होता है। वुड जैसे लकड़ी, सूखे लकड़ी की बात करें, अगर दोस्तों कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट हमारा क्या होता है ओम। तो इसको हम 1/ओम, कंडक्टिविटी की यूनिट की बात करें या मात्रा की बात करें तो 1/ओम, ओम, या तो इसको पर ओम बोल सकते हैं या तो दोस्तों इसे सीमेन बोला जाता है, इसे सीमेन भी बोला जाता है। तो जो कंडक्टिविटी या चालकता की यूनिट होता है उसे सीमेन भी बोला जाता है। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन को देखते हैं। 4 ओम का एक प्रतिरोधक ए
और 6 ओम के प्रतिरोधक बी और 2 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरों पर विभवानुपात क्रमशः है। देखिए दोस्तों, पहले तो हम सर्किट को समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 वोल्ट का एक बैटरी लगाया गया है, इसमें से दोस्तों 2 रेजिस्टेंस को लगाया गया है। एक पहला रेजिस्टेंस जिसका नाम ए बोला गया है और दूसरा रेजिस्टेंस जिसका नाम बी बोला गया है। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को दोस्तों सीरीज में जोड़ा गया है। ए वाला 4 ओम का रेजिस्टेंस है और जो बी वाला है वो 6 ओम का रेजिस्टेंस है। लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो सीरीज में जब भी जोड़ा जाता है या श्रृंखला या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो करंट हमारा उसमें हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि पूरे सर्किट में जो करंट का सप्लाई होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ पे जितना करंट सप्लाई होगा यहाँ पे भी उतना ही करंट होगा, यहाँ पे उतना ही करंट होगा, पूरा सर्किट में करंट क्या होगा, कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन दोस्तों वोल्टेज हमारा चेंज होते रहता है। इसमें अगर कम रेजिस्टेंस है तो इसमें हमारा वोल्टेज जो होगा वो कम इस्तेमाल होगा, और इसमें अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें वोल्टेज हमारा अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। तो दोस्तों पहले हम इस पूरा सर्किट का क्या निकालते हैं, करंट को निकालते हैं। तब हम क्या निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो पहले हम पूरा सर्किट का करंट निकालने के लिए क्या करते हैं, V इक्वल टू क्या था हमारा आई आर। तो V बराबर हमारा कितना दिया गया है, 2 वोल्ट दिया गया है, और करंट हमारा कितना है, निकालना है पूरा सर्किट के लिए। लेकिन दोस्तों रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि R1 प्लस R2। तो R1 बराबर 4 ओम हो गया और R2 बराबर कितना है, 6 ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा हो गया 10 ओम हो गया। कितना हो गया, 10 ओम। तो यहां से हमारा जो करंट हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो गया, 10, यानी कि करंट हमारा कितना हो गया, I इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो करंट हमारा कितना हो गया दोस्तों, I हमारा कितना हो गया, 0.2 एम्पियर। यानी कि इस पूरे सर्किट में जो करंट सप्लाई होगा 0.2 एम्पियर। अगर यहाँ पे 0.2 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 0.2 एम्पियर होगा। पूरा सर्किट में क्या होगा, करंट हमारा 0.2 एम्पियर हो गया। अब दोस्तों रेजिस्टेंस ए के लिए हम वोल्टेज को निकालते हैं। तो V इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई आर। ये रेजिस्टेंस ए के लिए हम निकालते हैं पहले। तो V बराबर हमारा कितना है, V बराबर नहीं हमें निकालना है, I बराबर की बात करें दोस्तों तो पूरा सर्किट में जो करंट सप्लाई होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि 0.2 एम्पियर करंट होगा। और हम एक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 4, यानी कि 0.8 वोल्ट हमारा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये VA हम इसको कह सकते हैं। यानी कि जो पहला वोल्टेज हो गया वो 0.8 हो गया। 0.8 हमारा स्टार्टिंग में रिस्पेक्टिवली की बात बोला गया दोस्तों, रिस्पेक्टिवली क्रमशः की बात बोला गया तो 0.8 वोल्ट हमारा स्टार्टिंग में डी में है, यानी कि डी ही हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों अगर VB की बात करें तो क्या होगा, आई आर, यानी कि आई हमारा कितना हो जाएगा 0.2, क्योंकि पूरा सर्किट के लिए करंट हमारा क्या होगा, सेम होगा। और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 6, यानी कि 1.2 वोल्ट जो हो जाएगा इसका हो जाएगा, यानी कि ये दिया गया है। तो डी नंबर का हमारा दोस्तों सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी, निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह की विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। देखिए दोस्तों कंडक्टिविटी में हमने क्या देखा, जो कंडक्टिविटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। जिसमें रेजिस्टेंस अधिक होगा उसमें कंडक्टिविटी कम होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें कंडक्टिविटी अधिक होगा। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में दोस्तों इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल ही कम होता है, इसीलिए इसका कंडक्टिविटी अधिक होता है। तो सबसे इसीलिए चांदी को एक अच्छे सुचालक माना जाता है, एक सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल कम होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि प्रतिरोध विरोध यहाँ पे बोला गया, तो विरोध किसका कम होगा, जिसका विरोध या प्रतिरोध जिसका कम होगा, जिसका प्रतिरोध या विरोध क्या होगा, कम होगा। विरोध बोला क्या, यहाँ पे न्यूनतम बोला गया, यानी कि कम। तो जिसका कम होगा वो क्या होगा, एक अच्छा सुचालक होगा, वो क्या होगा, एक अच्छा सुचालक होगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 25 ओम का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। लैंप द्वारा प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा हीट बराबर जो दिया गया है वो 100 जूल दे दिया गया है, और रेजिस्टेंस जो दिया गया है वो 25 ओम का दिया गया है। और हमें यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला गया है, वोल्टेज निकालने के लिए बोला गया वोल्टेज। तो हम हीट से संबंधित दोस्तों हमारा क्या फॉर्मूला आता है, आई स्क्वायर आर टी। तो एच बराबर हमारा कितना दिया गया है, 100 जूल, और आई बराबर हमें क्या करना है, निकालना पड़ेगा, क्योंकि आई हमें नहीं निकल नहीं है। आई को निकालेंगे
तब हम जाके ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं आई को। और दोस्तों रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है 25 ओम, और टाइम की बात करें तो प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब क्या, टाइम जो दिया गया है 1 सेकंड दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है 1 सेकंड, यहाँ पे 1 लेंगे, यानी कि आई स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 100/25, 25 से काटेंगे 4 बार, 25 चौक 100, यानी कि दोस्तों आई स्क्वायर बराबर हमारा 4 आ गया, यानी आई बराबर हमारा 2 एम्पियर आया। क्या आया 2 एम्पियर। लेकिन दोस्तों ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं V इक्वल टू आई आर, हमें वोल्टेज चाहिए तो करंट हमारा कितना आया 2 एम्पियर, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है 25 ओम, तो टोटल जो वोल्टेज हो जाएगा 50 वोल्ट हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी कि डी नंबर हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार डैश होता है। ओम के अनुसार हम क्या देखें दोस्तों V इक्वल टू, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I, क्या होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। तो दोस्तों यानी कि वोल्टेज जो हमारा होता है करंट का क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम इक्वल टू साइन लेते हैं, और इस इक्वल टू के इस प्रोपोर्शनलिटी के बदले में यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट टर्म आता है, और दोस्तों ये हमारा ओम्स लॉ बन जाता है। क्या होता है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो होता है वोल्टेज करंट का क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो दोस्तों V हमारा ये क्या है आई है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 ओम का एक प्रतिरोध ए 20 ओम के प्रतिरोध बी और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ए और बी के सिरों पर विभवांतर क्रमशः होगा। देखिए दोस्तों पहले सर्किट को हम देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों दो रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, एक रेजिस्टेंस का नाम क्या है ए है और दूसरे रेजिस्टेंस का बी है, लेकिन पहला जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 20 ओम का दिया गया है। जो बैटरी के साथ जोड़ा गया है वो 6 वोल्ट का है। क्या है 6 वोल्ट का है, लेकिन दोस्तों इसको जोड़ा गया है वो श्रेणी क्रम में या सीरीज में। तो सीरीज में जब जोड़ा जाता है तो करंट हमारा होता है क्या होता है कांस्टेंट होता है। करंट क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, यानी कि पूरे सर्किट में जो करंट होगा हमारा सेम होगा, लेकिन दोस्तों वोल्टेज हमारा क्या होगा चेंज होता रहेगा। वोल्टेज क्या होगा चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा करंट सप्लाई होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हम दोस्तों यहाँ पे कैसे निकालेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आर टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा 10 प्लस 20, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो गया 30 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया 30 ओम का हो गया। अगर V इक्वल टू हमारा क्या होता है IR, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे करंट को निकालेंगे, तो वोल्टेज हमारा कितना होगा 6 वोल्ट हो गया, तो करंट हमारा यहाँ पे कितना हो गया निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे कितना निकाल चुके हैं 30, करंट यहाँ पे निकालेंगे कितना होगा 6/30, यहाँ पे 6 कटेगा नहीं, यानी कि इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट के बदले एक जीरो, यानी कि 0.2, यानी कि 30 दूना 60, यानी कि जो करंट हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा 0.2 एम्पियर। तो जो इस सर्किट में पूरा करंट सप्लाई होगा हमारा 0.2 एम्पियर का होगा। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है रेजिस्टेंस ए में कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है ये निकालना है। तो हम क्या जानते हैं V इक्वल टू IR, ये क्या है सर्किट यानी कि रेजिस्टेंस ए के लिए, तो V बराबर हमें निकालना है। तो दोस्तों करंट हमारा कितना निकला 0.2, अगर यहाँ पे 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे भी जो हमारा करंट होगा 0.2 एम्पियर का होगा, यानी कि पूरा सर्किट में 0.2 एम्पियर का ही करंट हमारा फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा करंट कितना हो गया 0.2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस हमारा ए के लिए निकाल रहे हैं, ए का रेजिस्टेंस 10 दिया गया है, यानी कि 10 दूना 20, यानी कि 2 वोल्ट जो हो गया दोस्तों, जो ए में रेजिस्टेंस में 2 वोल्ट का खपत हो रहा है, यानी कि 2 वोल्ट हमारा किस में दिया गया है स्टार्टिंग में डी नंबर पे, यानी कि इसका उत्तर हमारा क्या होगा डी नंबर का हो जाएगा। और बी की बात करें दोस्तों टोटल वोल्ट हमारा 6 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट की अगर ए हमारा लेता है तो जो 4 वोल्ट हो जाएगा बी लेगा, यानी कि 4 और 2 हमारा 6 वोल्ट, टोटल वोल्ट हमारा 6 वोल्ट होगा, यानी कि जो बी सर्किट में होगा वो हमारा 4 वोल्ट का टोटल खपत होगा, यानी कि डी नंबर का हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफी की आकृति डैश होगी। देखिए दोस्तों अगर हम ओम्स लॉ को देखें तो हम क्या जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है I होता है। अगर करंट अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी हमारा क्या होगा बढ़ेगा, और अगर करंट को वोल्टेज को घटाते हैं तो करंट भी हमारा कम होगा। यानी कि दोस्तों अगर हम इसको ग्राफ के माध्यम से देखें तो यहाँ पे हमारा ये V मान लेते हैं, ये हमारा क्या है I, और इसको दोस्तों 3 वैल्यू को हम लेके देखते हैं। पहला दोस्तों वोल्टेज को अगर हम दोस्तों पहले यहाँ पे क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, अगर वोल्टेज को 0 मानेंगे तो करंट भी हमारा क्या होगा 0 होगा। और अगर दोस्तों करंट को वोल्टेज को हम अगर यहाँ पे
1 मानते हैं तो करंट भी हमारा 1 होगा, और वोल्टेज को अगर 2 मानते हैं तो करंट भी हमारा क्या होगा, 2 होगा। और अगर दोस्तों हम इसको ग्राफ को प्लॉट करें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम वोल्टेज मान लेते हैं और वाई एक्सिस को हम करंट मान लेते हैं। वाई एक्सिस को क्या मान लेते हैं, करंट मान लेते हैं। और इस ये क्या है दोस्तों, वर्टेक्स हमारा, यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों हमारा क्या है दोस्तों, शून्य है। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ये 2, और यहाँ पे 3, ये बढ़ता जा रहा है इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3। अगर दोस्तों यहाँ पे क्या है, 0 0 वोल्टेज करंट है। अब दोस्तों वोल्टेज और करंट दोनों एक है, यानी कि यहाँ से हमारा ये बढ़ता हुआ कहाँ पे आया, यहाँ पे 1 1, यानी कि इस पॉइंट का नाम हमारा क्या हो गया, 1 1, यानी कि वोल्टेज भी 1 है, करंट भी 1 है। और दोस्तों अगर हम आगे 2 की बात करें तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो इस 2 पॉइंट पे आएंगे, और इस 2 पॉइंट पे आएंगे तो इस पॉइंट का हमारा क्या होगा, वोल्टेज भी 2 और करंट भी क्या हो गया, 2। और दोस्तों इस पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, इस पॉइंट को मिलाने के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो रहा है, एक सीधी रेखा या एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रहा है। और इसी सीधी रेखा को दोस्तों रेखिक हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेखिक लाइन, या तो दोस्तों इसे हम लीनियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। यानी कि जो वोल्टेज और धारा का ग्राफ होगा वो हमारा रेखिक होगा, यानी कि ए नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश चालक का प्रतिरोध कहलाता है। देखिए दोस्तों ओम्स लॉ के अनुसार हमारा क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो चालक का प्रतिरोध बराबर, हमें यहाँ पे प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, आर को। तो आर बराबर अगर हम निकालें तो V अपन क्या होता है, आई। आर बराबर क्या होता है, V अपन आई, यानी कि V अपन आई को मतलब क्या समझते हैं दोस्तों, V अनुपात आई। तो रेजिस्टेंस का जो प्रतिरोध का जो चालकता कहलाता है वो V अपन आई कहलाता है, यानी कि ए नंबर का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, V और I का अनुपात, V और I का अनुपात। और यहाँ पे दोस्तों I और V का गुणनफल की बात करें तो पावर बराबर हमारा क्या होता है, P इक्वल टू VI। तो ये हमारा दोस्तों इस पावर को डेडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनल के बीच संयोजित है। प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में 200 जूल उष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हीट दिया गया है वो 200 जूल का दिया गया है, और टाइम जो दिया गया है वो 5 सेकंड का दिया गया है, और जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो 10 ओम का दिया गया है। और हमारा हीट से संबंधित फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आई स्क्वायर आर टी। इसको दोस्तों हम अलग तरीके से भी बना सकते हैं, जिसे भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई बराबर की बात करें अगर तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर। क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर। और इस आई के जगह पर V अपॉन आर को रख देंगे। तो आई की जगह पर V अपॉन आर रखने पर ये क्या होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, यानी कि आर टी। और इस स्क्वायर के बदले हम क्या कर लिख सकते दोस्तों, V स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये यहाँ पे आर आने के टी। और दोस्तों यहाँ पे इस एक आर से एक आर कट जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ पे हमारा जो निकल के आएगा फॉर्मूला दोस्तों, जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा हीट बराबर V स्क्वायर अपॉन आर टी। तो हीट यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वोल्टेज को निकालना है। तो हीट बराबर हमारा कितना दिया गया है, 200 जूल, और वोल्टेज हमें क्या करना निकालना है, और रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है, 10 ओम, और टाइम हमारा यहाँ 5 सेकंड। तो यहाँ से अगर हम काटें दोस्तों, 5 का 5, 5 दूना 10। अब ये 2 क्या है, बट्टा में, यानी कि बराबर कुछ पर जाएगा क्या होगा, गुना में, यानी कि 2 दूना 400। और जो 400 हमारा किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, यानी कि जो वोल्टेज हमारा आ गया 20 वोल्ट हो गया। कितना हो गया, 20 वोल्ट, यानी कि ए नंबर हमारे यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओम के नियम के गणितीय रूप से किस प्रकार निरूपित किया जाता है। यहाँ V बराबर विभवांतर, I बराबर चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, और R बराबर क्या है, प्रतिरोध है। देखिए दोस्तों ओम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे दोस्तों हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, तो अगर हम I बराबर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर, या तो R बराबर लिखें तो V अपॉन आई। यानी कि इस फॉर्मूला को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। जितना वेरिएबल होता है दोस्तों उसको उतना तरीके से लिख सकते हैं। इसमें कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, यानी कि 3 तरीके से हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू आई आर हमारा नहीं दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन ये हमारा नहीं दिया गया। आई अपन आर, आर ऊपर में किसी में नहीं दोस्तों, ये दोनों हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आर आई आई देखिए दोस्तों, आई ऊपर में किसी में नहीं दिया गया, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा क्या गलत है। यानी कि आई बराबर हमारा V अपन आर, यानी कि V ऊपर आर नीचे, यानी कि बी नंबर हमारा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध एक V वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है तो वोल्टेज क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों हम सर्किट को पहले समझते हैं। एक यहाँ पे एक बैटरी को यहाँ पे लगाया गया है जिसका वोल्टेज हमें निकालना है। इसमें दोस्तों
तीन रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है, इसमें तीन रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है। पहले का रेजिस्टेंस 2 ओम है, दूसरा रेजिस्टेंस 3 ओम का है और तीसरा रेजिस्टेंस हमारा 5 ओम का है। और लेकिन दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो हमारा श्रेणी क्रम सर्किट में जोड़ा जाता है तो करंट जो सप्लाई होता है वो पूरा सर्किट में हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि I1 जो यानी कि जो टोटल करंट जो हमारा सप्लाई हो रहा है I बराबर वो टोटल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। टोटल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस पूरे सर्किट के लिए यानी कि टोटल वोल्टेज हमें निकालने के लिए बोला गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस को पहले लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में सबको डायरेक्टली हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया, 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 10 ओम का हो गया। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 10 ओम का। और जो करंट सप्लाई हो रहा है हमारा पूरा सर्किट के लिए कितना, 4 एम्पियर का। तो यहाँ से वोल्टेज अगर हम निकालें तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो करंट हमारा कितना हो गया, 4 एम्पियर का। और जो रेजिस्टेंस कितना का है, 10 ओम का। तो 10 चौक 40, यानी कि जो टोटल वोल्टेज हमारा यहाँ पे सप्लाई हो रहा है वो 40 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है, 40 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है। यानी कि इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती हैं, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है। देखिए दोस्तों, दो कंडीशन होता है, एक होता है सूर्योदय, एक क्या होता है, सूर्योदय। तो सूर्योदय के समय दोस्तों सूर्य जो होता है 2 मिनट क्या होता है, पहले दिखाई देता है। 2 मिनट क्या होता है, पहले उसका आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है, 2 मिनट पहले। और दोस्तों सूर्यास्त के समय की बात करें, सूर्यास्त के समय 2 मिनट क्या होता है, बाद तक भी दिखाई देता है, 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। इसको दोस्तों हम लोगों ने लाइट चैप्टर या ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या बोला गया था, सूर्योदय से पहले। तो सूर्योदय से पहले में क्या है, सूर्योदय की बात है। तो सूर्योदय से पहले यानी कि 2 मिनट पहले। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर सूर्यास्त की बात करता तो यहाँ पे हमारा सी नंबर का ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे उत्तर हमारा डी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्नलिखित में से कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 100 ओम का दिया गया है, और जो करंट दिया गया है वो 2 एम्पियर का दिया गया है। तो मैंने वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, यानी कि ओम्स लॉ के अनुसार। तो वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I बराबर हमारा कितना है, 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस जो दिया गया है कितना दिया गया है, 100 ओम का। तो जो टोटल वोल्टेज हो जाएगा हमारा 200 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि V अपॉन I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है हमारा V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे हमारा V और I है, यानी कि V बटा I, यानी कि ये इसके बीच में क्या है, गुना का है। इसको बराबर के उस पर ले जाएंगे क्या होगा, V अपॉन I बराबर R। यानी कि इस R को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी विद्युत सर्किट की 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डैश कहलाता है। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट में होता है तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में हमारा है तो वो हमारा चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हमारा मोशन में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर हमारा मोशन या गति में आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन या गति में आता है तो वो हमारा करंट या धारा कहलाता है। क्या कहलाता है, करंट या तो विद्युत धारा कहलाता है। तो दोस्तों ये हमारा पहले यहाँ पे एक सर्किट है, और इस सर्किट में हमारा, सर्किट नहीं दोस्तों, ये हमारा कंडक्टिंग वायर है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट में होता है। तो जब रेस्ट में है तो ये हमारा क्या है, चार्ज है। लेकिन दोस्तों इस चार्ज को हमें मोशन में लाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ बल लगाना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को गति में लाने के लिए जो हम चार्ज, यानी कि जो हम बल अप्लाई करते हैं या जो इस पर कार्य करते हैं वो हमारा विभवांतर कहलाता है, वो हमारा विभवांतर कहलाता है। यानी कि V इक्वल टू दोस्तों W अपन क्या होता है, Q होता है। V इक्वल टू क्या होता है, W अपन Q होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। तो इसका उत्तर हमारा विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको यहां तक ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो से लाभदायक हो रहा है या हेल्पफुल हो रहा है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। और हाँ दोस्तों, अगर किसी प्रकार का क्वेरी हो या डाउट हो
तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।